अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टैक्सेशन का 4th लेक्चर है जिसमें हम हेड्स ऑफ़ इनकम के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम के हमारे पास 5 हेड्स होते हैं जिनको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उनमें से सबसे फर्स्ट पे इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी पर्सन की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हम देखेंगे कि वो पर्सन है, कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। जैसा कि हमने डेफिनेशंस डिस्कस की, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ देखेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जो अगली बात है वो है कि वो पर्सन सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। मीन्स दैट उस पर्सन का जो 75% इनकम का पोर्शन है वो इनकम उसकी सैलरी से है या नहीं है, ये देखा जाता है। फिर देखते हैं हम कि उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो पाकिस्तान में रहता है या वो फॉरेन रेजिडेंट है। अगर एक पर्सन 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है। फिर हम उसकी इनकम नहीं लिखते हैं, फिर उसके रिटर्न का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टैक्स ईयर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि टैक्स ईयर कैसे डिटर्मिन किया जाता है। और फिर आती है हमारे पास इनकम, जिसको अभी हम उसके पाँचों हेड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ इस लेक्चर में, कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में। उसके बाद हमारे पास एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो है टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? टैक्स ट्रीटमेंट ये होता है कि जो भी हमारे पास इनकम आ रही होती है उसमें कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, इनकम भी होती है, मुख्तलिफ हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें से क्या ऐसे हमारे पास मौजूद हैं जो टैक्सेबल हैं, क्या अलाउंसेस, क्या सैलरी, क्या चीज़ें हमारे पास हैं जो पार्शली टैक्सेबल हैं या एग्जेम्प्ट हैं। कुछ हमारे पास टोटली एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ डिडक्टेबल होते हैं और कुछ के ऊपर हम कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं। अब अगर हम देखें कि सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सैलरी हमारे पास क्या है? सैलरी एक ऐसी इनकम है कि जो आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में आपका एम्प्लॉयर आपको उन सर्विसेज के बदले में एक अमाउंट पे कर रहा है, वो आपकी सैलरी है। अगर हम सेक्शन 12 क्लॉज 2 देखें तो वो क्या कहता है कि सैलरी मीन्स एंड इंक्लूड बेसिक पे, वेजेस, लीव पे, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस। तो इसमें ये सब कुछ आ जाता है कि एक बंदे की बेसिक पे के साथ साथ बाकी जो अलाउंसेस होते हैं, बोनसेस होते हैं, ओवरटाइम की कैटेगरी होती है, वो सब इसमें आ जाता है। फिर हमारे पास अगर हम सैलरी का टैक्स ट्रीटमेंट देखें तो सबसे पहले हमारे पास वो कैटेगरी आती है जो कि टैक्सेबल है। मतलब ये कि वो सारी हम मिलाकर और फिर हम बताएंगे कि इस बंदे की टैक्सेबल इनकम कितनी है। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो होप सो वो आपको क्लियर होगी। अब एक पर्सन है, उसकी बेसिक पे है। इसी तरह अगर हम सैलरी स्लिप्स वगैरह देखें तो उस पे हमारे पास अक्सर एमटीएस मेंशन होता है। एमटीएस क्या होता है? एमटीएस मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होता है। जैसे एक पर्सन को जॉब पे रखा जाता है तो उसकी एक सैलरी उस वक्त होती है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दी कि उसकी सैलरी 50,000 है और एनुअली उसके अंदर जो इंक्रीज़ होगा वो 5,000 का होगा और ये अप टू 1 लाख इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन की अगर सैलरी 50,000 है तो 1 ईयर बाद उसकी सैलरी 55,000 हो जाएगी। तो इस तरह बेसिक पे इंक्रीज़ होती है और वो एमटीएस अगर उसके अंदर ऐड होता रहता है तो वो भी टैक्सेबल ही होता है। फिर हमारे पास बोनस या ओवरटाइम है तो वो भी टैक्सेबल है। इसी तरह अगर यूटिलिटी बिल्स के अलाउंसेस दिए गए हैं तो वो भी टैक्सेबल हैं। इसी तरह अगर किसी को कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया गया है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी नहीं है इसमें इंक्लूड, फैसिलिटी वो है कि जो आपको ऑफिस के अंदर दी जाती है। अगर आपको कोई अलग से अलाउंस दिया गया है तो वो भी टैक्सेबल है। इसी तरह अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका कोई आपको अलाउंस दिया जाता है तो वो भी टैक्सेबल है। इसी तरह अगर आपको कोई स्पेशल एडिशनल अलाउंस दिया जाता है तो वो भी टैक्सेबल है। और अगर किसी पर्सन को उसकी क्वालिफ़िकेशन या उसकी सीनियर पोस्ट के वजह से कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी हम टैक्सेबल कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो टैक्स ट्रीटमेंट की जो फर्स्ट कैटेगरी थी टैक्सेबल, हमने यहाँ पे वो कवर की कि क्या क्या टैक्सेबल की कैटेगरी में आ सकता है। फिर हमारे पास कुछ और टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलता है जब हमारे पास कोई भी सैलरी स्लिप आती है या कुछ भी, तो उसमें हमें कुछ बेसिक
देखने को मिलते हैं पॉइंट्स, जैसे कि अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई हो, कन्वेंस प्रोवाइड की गई हो, मेडिकल की फैसिलिटीज़ या मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड किए गए हों, एम्प्लॉयर से कोई लोन लिया गया हो, या जैसे हमारे पास होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी के ऊपर टैक्स पे करता है, या प्रोविडेंट फंड। तो ये हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, इनके मुख्तलिफ तरह से टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ कैटेगरीज एग्जेम्प्ट हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ में किसी परसेंटेज के हिसाब से हम उस पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो उसकी टैक्सेबल इनकम में बेसिकली ऐड होता है। अब हम इसमें वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन ये है कि अगर किसी पर्सन को कोई हाउस प्रोवाइड किया गया है या हाउस का अलाउंस प्रोवाइड किया गया है। अगर तो हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया गया है तो वो टोटली टैक्सेबल होता है। मीन्स दैट अगर एक पर्सन की सैलरी हमारे पास 60,000 है और अगर हम उसको एनुअली कैलकुलेट करें तो जो भी सैलरी बनेगी और उसके साथ साथ हम अगर उसका हाउस रेंट अलाउंस देखें तो वो अलाउंस उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा। फिर अगर किसी पर्सन को अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज देखी जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि अगर उस पर्सन को ये अकोमोडेशन ना प्रोवाइड की गई होती और इसकी जगह उसको अलाउंस दिया गया होता तो अलाउंस वो क्या होता, मतलब उसको क्या अमाउंट दी जाती। सेकंड हम देखते हैं कि अगर जो उसका हमारे पास मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है या उसकी पे है, दोनों में से कोई भी मौजूद हो तो उसका 45% निकालते हैं। इसमें से जो अमाउंट हायर होगी वो हम उसकी टैक्सेबल इनकम के साथ ऐड कर देते हैं। जो उसकी हमारे पास बेसिक पे आ रही होती है उसमें हम ऐड करके उसकी टैक्सेबल इनकम बनाते हैं। फिर हमारे पास अकोमोडेशन एक और तरह की भी होती है कि जो किसी दूर दराज इलाके में हो, सिटीज़ में ना हो, तो वहाँ पे हम पहला स्टेप तो यही रखते हैं कि हम देखेंगे कि अगर वो अकोमोडेशन ना दी गई होती तो कितनी अमाउंट दी जाती, और सेकंड हम 45 की जगह 30% ले लेते हैं। अब इसका एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे अगर हम कहते हैं कि x इज़ वर्किंग ऑन अ टाइम स्केल ऑफ, आगे मैंने टाइम स्केल मेंशन किया है 35,000, 5,000 और ये इंक्रीज़ हो सकता है अप टू 70,000। लेकिन अभी उसकी बेसिक सैलरी क्या है 45,000, तो हमें एमटीएस से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ he would have entitled for an allowance of rupees 50,000 if accommodation was not provided। अगर उसको accommodation ना प्रोवाइड की गई होती तो उसके ऊपर उसको अलाउंस प्रोवाइड जो किया जाता वो 15,000 का होता। अब हमने उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ प्रीवियस बताया था कि हम जब फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है तो हम दो अमाउंट्स चेक करते हैं। पहली तो ये कि क्या अमाउंट रिसीव होती अगर अकोमोडेशन ना प्रोवाइड की गई होती, और फिर हम देखते हैं 45% ऑफ एमटीएस। इसमें से जो अमाउंट हायर होगी वो हम उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इसको इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि 45,000 है। हम उसको, क्योंकि ये एक मंथ की है और हमारे पास टैक्स ईयर 12 मंथ्स का होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 54 हमारे पास आ जाएगा 5,40,000 बेसिकली। अच्छा, फिर उसके बाद इसको फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन हमें बताई गई है कि 15,000 है। 15,000 को भी हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 1,80,000 आ जाएगा। अब अगर हम निकालते हैं उसका 45% एमटीएस का, तो हमारे पास उसकी बेसिक पे थी 45,000 और उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं और उसका 45% निकालते हैं तो हमारे पास 2,43,000 आता है। अब अगर इसमें से हम देखें तो हायर अमाउंट कौन सी है? हायर अमाउंट हमारे पास है 2,43,000। तो अब इस 2,43,000 को हम उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड करेंगे और हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जो कि बनेगी 7,83,000। उसके बाद हम देखते हैं कन्वेंस। तो कन्वेंस का जब भी कोई अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर कन्वेंस प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी तो ये होती है कि वो प्राइवेट यूज़ के लिए दी गई है, और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि आप उसको प्राइवेटली भी यूज़ करेंगे और उसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करेंगे। जब वो सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए दी जाती है तो उसके ऊपर 10% ऑफ कॉस्ट टैक्सेबल होती है उसकी, और जो प्राइवेट यूज़ और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए दी जाती है उसमें उसकी कॉस्ट का 5% टैक्सेबल होता है। अब हम इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम देखेंगे तो ये आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम टैक्स को अप्लाई करते हैं। अब देखें, हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम मौजूद है जिसमें क्या कहा गया है कि एक्स अर्न कर रहा है सैलरी 40,000। अब जो उसका एम्प्लॉयर है उसने उसको कार दी है फॉर पर्सनल यूज़। कार किस लिए दी गई है? पर्सनल यूज़ के लिए, और उस कार की जो कॉस्ट है वो क्या है? वो 15 लाख है। हमने क्या करना है? हमने उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अब देखें, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें हमने क्या सीखा कि जब पर्सनल यूज़ के लिए दी जाएगी तो उस कार का
जो कॉस्ट है उसका हम 10% लेंगे और वो टैक्सेबल सैलरी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बेसिक पे। बेसिक क्या है? पे हमारे पास 40,000 है और उसको हम मल्टीप्लाई बाय जब 12 करेंगे तो हमारे पास एक पूरे ईयर की उसकी सैलरी आ जाएगी। अब कार प्राइवेट यूज़ के लिए है तो कॉस्ट ऑफ कार हमारे पास क्या है? 15 लाख है। अगर हम उसका 10% निकालें टोटल वैल्यू का, तो इसी तरह आप 15 लाख लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। जब हम इस 1,50,000 को उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 6,30,000 की जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है मेडिकल। मेडिकल क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट अगर किसी को प्रोवाइड की जाती है तो वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर एक पर्सन को मेडिकल अलाउंस दिया जाता है तो मेडिकल अलाउंस हम देखते हैं कि बेसिक सैलरी का 10% निकालते हैं और वो जो बेसिक सैलरी का 10% होता है वो हम मेडिकल अलाउंस में से निकाल देते हैं। मींस वो वैल्यू जो बेसिक सैलरी का 10% बन रही होती है उसको अलाउंस में से निकाल के जो अमाउंट बच जाती है सिर्फ वो टैक्सेबल होती है। इसी तरह अगर एक पर्सन को मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों दी जाती हैं तो फिर हमारे पास मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होता है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तो एग्जेम्प्ट होती है। फिर वहाँ पे हम ये 10% वाली कैलकुलेशन नहीं करते हैं और सारे मेडिकल अलाउंस को हम टैक्सेबल की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। इसका भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए इज़ अर्निंग सैलरी ऑफ 45,000 मंथली। मंथली ए जो है वो सैलरी अर्न कर रहा है 45,000। ही इज़ एंटाइटल्ड ऑफ मेडिकल अलाउंस 70,000 एनुअली। वर्ड्स पे फोकस करें कि हमने 45,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है जबकि मेडिकल अलाउंस हमारे पास ऑलरेडी एनुअली कैलकुलेट हुआ है। और अब हमने क्या करना है, हमने टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है कि बेसिक सैलरी हमारे पास जो थी 45,000 उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास क्या आ गया 5,40,000। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मेडिकल अलाउंस गिवन था एनुअली वो क्या था 70,000, हमने वो भी लिख दिया। लेकिन मेडिकल अलाउंस क्योंकि हमने सारे का सारा ऐड नहीं करना, इस कैटेगरी में उस पर्सन को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है, सिर्फ मेडिकल अलाउंस दिया गया है तो हमने बेसिक पे का 10% निकालना है। बेसिक पे का हम 10% निकालेंगे तो 54,000 बनेगा। इसका मतलब है कि मेडिकल अलाउंस जो 70,000 है उसमें से 54,000 जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी सिर्फ वो टैक्सेबल होगी और उसको हम बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूड करके टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। इसी तरह हमने 70,000 में से 54,000 को माइनस किया तो हमारे पास 16,000 आया और ये जो 16,000 है इसको हम बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 5,56,000। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब अगर एम्प्लॉयर लोन देता है सपोज दैट, तो उसमें फिर क्या होता है। अब जब बात की जाती है 10 लाख तक के लोन की तो वो तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी फर्दर और टैक्स नहीं लगाया जाता है, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट को हम इनकम के अंदर ऐड नहीं करते हैं। अगर अमाउंट एक्सीड हो रही हो 10 लाख से तो फिर क्या होता है कि अगर तो जब वो लोन दिया गया तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा गया कि ये लोन इंटरेस्ट फ्री है और इतनी ज़्यादा अमाउंट का लोन दिया गया तो फिर एफपीआर की तरफ से ये होता है कि वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर 10% ऑफ लोन क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसी तरह अगर तो ये कैटेगरी बनाई जाती है कि आपको जो लोन दिया जाता है उसके अंदर इंटरेस्ट 4% है तो फिर हम उस 10% को कंप्लीट करने के लिए जो रिमेनिंग 6% होता है उसको एज टैक्सेबल ऐड करते हैं। फिर हमारे पास आता है मोर देन 10%। अगर तो मोर देन 10% इंटरेस्ट पहले से ही लगाया गया हो तो फिर हमारे पास उसके ऊपर फर्दर कोई भी चीज़ टैक्सेबल नहीं होती है। इसका भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये हमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि वाई सैलरी अर्न कर रहा है 70,000 और उसको लोन दिया जाता है 15 लाख। अब यहाँ पे हमने उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है अगर लोन 4% था। यहाँ से हमें क्लियर है कि हमें क्योंकि 10 लाख से ऊपर है तो 4% हमारे पास इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि हम 6% जो भी इस लोन का बन रहा होगा वो हम टैक्सेबल कैटेगरी में ऐड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो फिर ये ज़्यादा क्लियर होगा।
जैसा कि देखें, हमारे पास बेसिक पे क्या है, 70,000 है, ये एक मंथ की है, हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो हमारे पास बेसिक पे आ गई। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो क्योंकि ये 10 लाख से ज़्यादा है और 4% दिया गया है, हमें 10% को कंप्लीट करने के लिए 6% और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस 15 लाख का 6% लेंगे। जब हम उसका 6% लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 90,000 आएगा। वो जो 90,000 है उसको हम बेसिक पे के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जो 9,30,000 है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोविडेंट फंड का है। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक वेलफेयर फंड होता है। ये वो फंड होता है जो एम्प्लॉयर मेंटेन करके रखता है। किसके लिए मेंटेन करके रखता है? एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए मेंटेन करता है, जो उन्हें रिटायरमेंट या डेथ या किसी ऐसे मौके पर दी जाती है। फिर इसमें हमारे पास अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास गवर्नमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड है और अनरिकॉग्नाइज्ड है। मतलब ये टाइप्स इदारों की बेस पर हैं कि वो प्रोविडेंट फंड कौन से इदारे मेंटेन करके रखेंगे। अगर तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट है या अनरिकॉग्नाइज्ड इदारा है, तो वहाँ पे क्योंकि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम होता है। लाइक अगर एम्प्लॉयज़ जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारे पास 70,000 है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 70,000 ही होगा। एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन क्योंकि टैक्सेबल सैलरी में ऑलरेडी एडेड होता है, तो इसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। अगर वो इंटरेस्ट क्रेडिटेड की कैटेगरी में हो, कि जैसे आपकी जो भी अमाउंट ऐड हो रही है वो ऐसी जगह पे है कि जिस पे टैक्स ऐड होता है, मतलब इंटरेस्ट ऐड होता है बेसिकली, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसी तरह फिर अगर आप जैसे एक स्पेसिफिक एज है उसके बाद आप अपना कोई भी बैलेंस वहाँ से निकलवाना चाहते हैं, तो उस बैलेंस की जो रिसिप्ट होगी वो भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आएगी। लेकिन जब रिकॉग्नाइज्ड की बात की जाती है कि वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे के पास है, तो वहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा तो उसके ऊपर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड होगा। अगर उसके ऊपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो फिर क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे कि हम उसको एग्जेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन किस हद तक करेंगे, ये हमारे पास दो कैटेगरीज गिवन है। पहली कैटेगरी तो ये है कि हम उसकी बेसिक सैलरी का 10% निकालेंगे, प्लस अगर उसका कोई डियरेंस अलाउंस है तो हम उसके साथ वो ऐड कर देंगे। और सेकेंडली हम क्या देखेंगे, सेकेंडली हम ये देखेंगे कि 1,50,000 की अमाउंट है। इन दोनों अमाउंट्स को हम कंपेयर करेंगे, जो अमाउंट लेस होगी वो उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड होकर टैक्सेबल सैलरी बनाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरेस्ट क्रेडिट क्या होता है। अगर बैंक के अंदर कोई अमाउंट रखी जाती है ऐसे बैंक के अंदर कि जिसमें उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट बनता जाता है, तो वो भी उसके अंदर ऐड होता जाता है। तो अगर इस तरह है और वो रिकॉग्नाइज्ड इदारे के पास है तो फिर वो एग्जेम्प्ट होगी अप टू 16%, या फिर हम देखेंगे कि 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी निकालेंगे और उसमें अलाउंस ऐड करेंगे। इनमें से जो अमाउंट लेस होगी वो कंसिडर की जाएगी। और अगर रिसिप्ट अकोमुलेटेड बैलेंस की, तो वो हमारे पास एग्जेम्प्ट कैटेगरी में होगी। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे जिससे हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि वाई एक सैलरी अर्न कर रहा है 50,000 मंथली और उसको एनुअल डियरेंस अलाउंस भी मिल रहा है जो कि 1 लाख है। अब उसने कंट्रीब्यूशन किया है 75,000, इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है 75,000। हमने उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। अब ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में उन्होंने किया है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हमारे पास क्या रूल था, दोबारा से एक दफ़ा इसको देख लें कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो फिर क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट हम देखेंगे उसमें दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी तो ये कि हम उसकी बेसिक सैलरी का 10% निकालेंगे और उसमें अलाउंस भी ऐड करेंगे। मीन्स दैट बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों का 10% होगा, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास क्या होगा कि 1,50,000 की अमाउंट होगी, इसमें से जो लेस होगी वो हम उसकी बेसिक पे के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखें, हमारे पास बेसिक सैलरी गिवन है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको हमने देखा ये हमारे पास आ गया 6 लाख। फिर अलाउंस जो था वो 1 लाख था। अब कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय वो ऑलरेडी एडेड है, उस पर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो 75,000 है। एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया 75,000। अब हम वो अपना जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे। वो क्या था कि हमने बेसिक पे और अलाउंस को ऐड करना है और उसके ऊपर 10% देखना है। उसका 10% हमने निकाला जो कि 70,000 था, और सेकंड अमाउंट हमारे पास जो 1,50,000 थी। जब हम इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे तो लेसर अमाउंट हमारे पास 70,000 है। अब हम क्या करेंगे कि जो 75,000 एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था उसमें से हम इस 70,000 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 50,000, सॉरी 5,000। तो ये जो 5,000 हमारे पास है ये क्या है,
ये हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस है, और उसके बाद हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 7,05,000। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।